Welcome to Job Grade IAS. Today, we will see one more important topic of the modern Indian history in our important history series, that is स्वराज पार्टी. उसको देखते हैं. चलो, हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हिस्ट्री में. हमने खिलाफत का इशू भी डिस्कस किया था. हमने नॉन कॉरपोरेशन भी उसके बाद हम लेकर आए थे. नॉन कॉरपोरेशन के बीच में हम दो टॉपिक्स लेकर आए थे, जिसमें आपके राइज ऑफ रेवोल्यूशनिज्म होता है इंडिया में, क्रांति का दौर आता है इंडिया में. और उस बीच एक और घटना होती है जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अपने पीक से विड्रॉ कर लिया जाता है और गांधी जी को जब जेल हो जाती है, और जब इंडिया में उस समय एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि कोई मास लीडर नहीं है. मैंने आपको ये पॉइंट बार बार बताया कि जब भी लीडरशिप वैक्यूम इंडिया में हिस्ट्री में क्रिएट होगा, तब अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पर बाय द वे वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट जो मैंने वर्ड बोला लीडरशिप वैक्यूम एंड महात्मा गांधी, कभी इस पर आप सोच कर देखना कि आप इस पर क्या 100 to 110 वर्ड्स लिख सकते हो या नहीं इन्हीं इवेंट्स के अराउंड. ठीक है, तो इवेंट को हम डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज स्वराज पार्टी. ठीक है, स्वराज पार्टी. तो ये दोनों फोटोज जो हैं, एक है आपके नंबर 1 सी आर दास, चित्तरंजन दास, और नंबर 2 है मोतीलाल नेहरू. कांग्रेस के अंदर अलग थॉट प्रोसेस के ये लीडर्स हैं, और ये तो दो बड़े लीडर्स हैं. इनके अलावा भी जो इनके साथ, जो इनके अंडर में जो लीडर काम कर रहे थे, वो भी इनकी थॉट से काफी एग्री करते थे. अब वो थॉट है क्या, उसको जरा देखते हैं. स्वराज पार्टी एक थॉट का ही परिणाम होता है. पहले तो आप नाम देखो, स्वराज पार्टी, मतलब पहले ही पता लग रहा है कि पार्टी का जो एजेंडा है वो क्या है, स्वराज को लेना. ऑब्वियसली स्वराज नॉन कॉरपोरेशन का भी एक एजेंडा होता है, स्वराज जो क्रांतिकारी होते हैं उनका भी एक एजेंडा होता है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पर भी इनके भी कुछ तरीके होंगे कि किस तरीके से ये स्वराज को अचीव करने के लिए अप्रोच करेंगे. राइट, तो एक बेसिक थ्योरी आपको क्लियर की होनी चाहिए कि नाम स्वराज पार्टी है तो क्यों है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ऑब्वियसली वही पुरानी स्टोरी, गांधी अरेस्ट होते हैं, उन्हें इम्प्रिजनमेंट होता है. जैसे ही न्यूज आती है कि गांधी जी 6 साल के लिए जेल जाएंगे, वैसे ही कांग्रेस में पूरा एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, अलग अलग चीजें होने लगती हैं. और यहाँ पर दो अलग अलग फिलॉसफी आती हैं. एक फिलॉसफी आती है आपके वो लोग जो गांधीयन स्टाइल से ही काम करना चाहते थे. गांधी जी का एजेंडा क्या था, नॉन वायलेंस. गांधी जी का एजेंडा था नॉन कॉरपोरेशन. इसके अलावा भी गांधी जी बिलीव करते थे कि इंडियंस आत्मनिर्भर बने, चरखा चलाएं, शराब की दुकानों पे शांति प्रिय धरने दें. इसके अलावा गांधी जी रूरल अवेयरनेस में बहुत बिलीव करते थे. आपको पता ही है, आप पढ़ते हो पॉलिटी में भी, गांधीयन फिलोसफी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व. तो उसमें गांधी जी का क्या एजेंडा है, गांधी जी के अनुसार इंडिया लिव्स इन विलेजेस, भारत गांव में बसता है, और जब तक गांव स्ट्रांग नहीं होगे, आप एक स्ट्रॉन्गर इंडिया नहीं बना सकते हैं. तो यहाँ पर ये लोग गांव में जाकर अवेयरनेस फैलाने की बात करेंगे. तो ये जो लोग थे, इनको आप कहते थे, गांधीयन फिलोसफी को जो फॉलो करते थे उन्हें कहते थे आप नो चेंजर्स. ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अपरिवर्तनवादी. कि चलो गांधी जी गए जेल, वो 6 साल बाद वापस आएंगे, तब तक जो उनका एजेंडा है हम उसको तो जिंदा रखें, उसको तो चलाएं. तो कौन सा एजेंडा है इनका, रूरल अवेयरनेस, लिक्वर बैन, शराबबंदी, स्वदेशी गुड्स, और चरखा चलाना. तो यहां पर ये एक्टिविटीज होती है. जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पटेल थे, वो इन फिलॉसफी में मानते थे. और दूसरे थे आपके प्रो चेंजर्स. प्रो चेंजर्स मतलब बदलाव तो होना ही चाहिए, वी नीड अ चेंज.
क्योंकि गांधी अंदर चले गए हैं, उनके जैसी लीडरशिप अब शायद ही कोई दे पाए, तो हम थोड़ा लीडरशिप में ही चेंज करते हैं, हम अपने तरीके बदलते हैं। तो ये प्रो चेंजर्स जो थे, इनका एजेंडा था क्यों ना हम वापस से चुनाव लड़ें। हाँ, इससे पहले जो चुनाव लड़े गए थे वो 1919 में लड़े गए थे, 1920 में लड़े गए थे। अब ये कहते हैं कि व्हाई नॉट वी रिज्यूम आवर प्लान टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, वापस इलेक्शन लड़े जाएं। और उसका एम क्या होगा कि हम ब्रिटिश की जो पॉलिसी मेकिंग है, आपको पता है पॉलिसी मेकिंग का जो काम है वो सारा एक लेजिस्लेटिव वर्क है, विधायी काम है, विधान को बनाना, कानून को बनाना। ऐसा नहीं होता कोई एक इंसान बना रहा है, उसमें पूरी एक मशीनरी काम करती है। जैसे आज हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स है, तो उस समय पर आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती थी, कि हम इनमें एंटर हो जाएं और ब्रिटिश की पार्लियामेंट, ब्रिटिश की जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें हम बाधा डालें, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट हम करेंगे। उससे होगा क्या, ऐसे कानून नहीं बनेंगे जो इंडियन के अगेंस्ट हो। ठीक है, आइडिया बहुत अच्छा था। तो यहां पर बेसिकली इनकी जो फिलॉसफी होती है वो कितनी काम करती है और किन को पसंद आती है, उसको अपन देखते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, नोटेबल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज गया सेशन। गया इज इन बिहार। तो यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं CR दास, चित्तरंजन दास। और ये ही एक प्रपोजल पास करवाने का सोचते हैं, क्यों कि हम लोग जो हैं इलेक्शन लड़े, एक पार्टी बना करके हम एक इलेक्शन वापस लड़े। और इनका ही जो प्रपोजल होता है कांग्रेस में डिफीट हो जाता है। आप सोच रहे होगे कांग्रेस में क्या प्रपोजल होना, डिफीट होना। ये उस समय ऑब्वियसली कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, उस समय और भी ये बड़ी पार्टी थी। तो ऑब्वियसली जब एक इतनी बड़ी पार्टी जब काम करेगी तो उसके काम करने का कोई सिस्टम होगा कि कैसे वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। वोटिंग वगैरह होती होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जब आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको सब पता लगेगा कि कांग्रेस वर्किंग कमिटीज कैसे काम करती थी। इस तरीके से जब यहाँ पर ये प्रपोजल देते हैं कि हम जाकर के इलेक्शन लड़ें, तो ये प्रपोजल जो होता है ये डिफीट हो जाता है। नहीं मानती कांग्रेस कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमारा एजेंडा है ही नहीं अभी ये चुनाव लड़ना। तो यहाँ पर CR दास और जो इनके साथ के लीडर्स होते हैं जैसे मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ये वॉकआउट कर देते हैं कि नहीं, नॉट डन सर, हमको ये करना है तो हम बाहर निकल जाते हैं, हम बाहर आकर के कर लेंगे। आप देखो कितनी एक टेंस सिचुएशन यहाँ पर हो गई है कि एक बहुत बड़ी पार्टी जिसके अंदर इस तरीके के केओस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना। और अगर ये बातें अगर बाहर आ जाती हैं बहुत ही जल्दी कि कांग्रेस के अंदर तो प्रॉब्लम चल रही है, तो ब्रिटिश के लिए कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी कि यार हमने बड़ा अच्छा काम किया, वी अरेस्टेड गांधी, imprisoned for 6 years and see what we got in result। कांग्रेस के अंदर झगड़े हो गए। तो यहां पर मार्च 1923 में CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना देंगे। नाम से ही पता लग रहा है कांग्रेस खिलाफत, ये हम कांग्रेस के खिलाफ हो गए अब, मतलब ये लोग नाराज हैं। तो यहाँ पर इसके हेड होते हैं चित्तरंजन दास, सेक्रेटरी जो होते हैं मोतीलाल नेहरू, और जो इसके को फाउंडर्स होते हैं वो है NC केलकर एंड विट्ठल भाई पटेल। ये नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। अब स्वराज पार्टी ऑब्वियसली इनके डिफरेंसेस थे कि हम बाहर जा रहे हैं, हम इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करेंगे, बट अल्टीमेटली इनका डिसीजन फाइनल ये निकला कि हम कांग्रेस के पार्ट की तरह ही ऑपरेट करेंगे, जिससे बाहर हमारी यूनिटी दिखे। ब्रिटिश ये ना समझे कि कांग्रेस दोबारा टूट गई जैसे सूरत में टूटी थी 1907 में। तो यहां पर ये डिक्लेयर कर देंगे कि हम कांग्रेस के पार्ट की, हम कांग्रेस का पार्ट ही है और एक विंग है जो इलेक्शन लड़ रही है। तो यहां पर दिल्ली में 90 सितंबर 1920, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सेशन कांग्रेस का, स्पेशल सेशन नॉट एनुअल सेशन। कांग्रेस के एनुअल सेशन साल भर में होते थे, एक एक साल में के डिफरेंस पे होते थे, और स्पेशल सेशन स्पेशल कंडीशंस में बुलाया जाता था। तो आप देखो ना कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गई हैं, बहुत कंफ्यूजन हो गया है। पहले तो कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, उसके बाद डिक्लेरेशन ये आ रहा है कि नहीं, हम कांग्रेस का पार्ट की तरह ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो स्पेशल सेशन दिल्ली में बुलाया जाता है कांग्रेस का, और यहाँ पर मौलाना आज़ाद जो थे इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं। और फाइनली यहाँ पर कांग्रेस रिकॉग्नाइज कर लेती है स्वराज पार्टी को और इसके एजेंडे को, कि मतलब घर टूटने से आपने बचा लिया,
आपने मान ली इनकी बात की, चलो ठीक है, हम मानते हैं यू आर स्वराज पार्टी एंड हम अप्रूव करते हैं कि यू हैव दिस एजेंडा, आपको काम करना है, आप काम करो। तो यहाँ पर कांग्रेस अपने आप को एक दूसरे बड़े स्प्लिट यानी विभाजन से बचा लेती है, जैसा 1907 में हुआ था, है ना। एक्सट्रीमिस्ट से मॉडरेट से वो अलग अलग हो गए थे सूरत में, वो थोड़ी सी अलग स्टोरी है, आपको फिर कभी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर कांग्रेस अपने आप को बचाती है स्प्लिट से। कैसे बचाती है? स्पेशल सेशन से बोल देती है कि ठीक है स्वराज पार्टी, वी रिकॉग्नाइज यू एज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, वी गिव यू द अप्रूवल टू इम्प्लीमेंट योर एजेंडा, अपना एजेंडा आप इम्प्लीमेंट करो। तो यहां पर कांग्रेस का फिर एनुअल सेशन होता है, दोबारा से देख लेना, ये एनुअल सेशन है जो है आपका काकीनाडा में, और ये एक स्पेशल सेशन है, ये है दिल्ली में। इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, मैंने आपको बताया था ही वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, वन ऑफ द अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो यहां पर स्वराज पार्टी को अथॉरिटी भी दे देते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, मतलब कांग्रेस की तरफ से कंप्लीट ग्रीन सिग्नल है कि हमने आपको मान्यता दी, हमने आपको रिकॉग्नाइज किया, हमने आपका एजेंडा को भी मान लिया, नाउ यू आर परमिटेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, कांग्रेस भी हैप्पी, स्वराजीज भी हैप्पी, जो स्वराज पार्टी के मेंबर्स थे वो भी हैप्पी। तो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और 42 सीट्स आती है इनकी 101 सीट्स में से, और ये इलेक्शन होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, जो आज के संसद के चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव की तरह होते हैं, उसमें इनको 42 सीटें मिलती है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पर। क्यों थी जरा देखो, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था इंडिया का उस टाइम, क्लियर मेजोरिटी इनकी आती है। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल कर आते हैं। बॉम्बे में सिग्निफिकेंट विक्ट्री, मतलब एक बड़ी पार्टी तो नहीं बनकर आते, लेकिन बॉम्बे में जब इनको जीत मिलती है तो लोगों को पता लग जाता है कि हाँ एक स्वराज पार्टी है जो सेंट्रल प्रोविंस में तो मेजॉरिटी में आई है और बंगाल में एक बड़ी पार्टी के रूप में निकल कर आई है। बट मद्रास एंड पंजाब में जो इनको सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो सक्सेस नहीं मिली। चलिए, यहां पर अब 1924 में महात्मा गांधी ऑब्वियसली जेल से बाहर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बीमार हो जाते हैं, तो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जल्दी रिलीज कर देती है। आते हैं, पता लगता है कि कांग्रेस में ये वाली स्थिति हो गई है, चलो लेट अस टॉक टू सी आर दास से एक बार बात कर ली जाए। एंड 1924 में गांधी और चित्तरंजन दास के बीच में जो डायलॉग था उसको हम बोलते हैं गांधी दास डायलॉग, गांधी दास पैक्ट। तो इस पैक्ट का क्या बेसिकली आउटकम निकला? गांधी ने बोला ठीक है, आपको कांग्रेस से सारे अप्रूवल्स मिले, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अब कांग्रेस से थोड़ा अलग हटके चुनाव लड़ो और अपना एक अलग सेक्रेटेरिएट बना लो। ठीक है, आप अपना सेपरेट हो जाओ और एक अलग से सेक्रेटेरिएट बना लो। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी सिचुएशन है। ठीक है, एक वाइज लीडर यही बात कहेगा, एक जो बुद्धिमान नेता है ऐसी बात करेगा। क्यों? आप थोड़ा सोचकर देखो कि आप एक साइंस कॉलेज में हो, ठीक है, और साइंस कॉलेज में आप जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो केमिस्ट्री के, क्या आप वो फिजिक्स लैब के अंदर जाके कर सकते हो? आंसर इज नो, है ना। फिजिक्स लैब के अंदर जो काम केमिस्ट्री लैब में होता है वो नहीं होता। तो एक वाइज मैन क्या बोलेगा कि यार फिजिक्स की लेबोरेटरी अलग हो, उसका लैब टेक्नीशियन अलग हो, उसकी फैकल्टी अलग हो, सेम चीज केमिस्ट्री में हो, उसका उसका लैब अलग हो, उसका फैकल्टी अलग हो, उसका टेक्नीशियन अलग हो, राइट। तो यहाँ पर गांधी वही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जो अपना एजेंडा ले जा रही है स्पेशली उसको ले जाए, आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन है आप उसको ले जाइए। वी हैव गिवन द क्लियर मैसेज टू द ब्रिटिश कि हाँ ठीक है, कांग्रेस और स्वराज पार्टी एक ही चीज है और अब वो जीत भी रहे। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े अलग हो जाओ। यहां पर ये जो पैक्ट था इसको कांग्रेस के बेलगांव सेशन में भी अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, 3 सेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखे, स्पेशल सेशन, जो दिल्ली में था, दूसरा एनुअल सेशन जो आपको काकीनाडा में था, और एक अप्रूवल वाला सेशन जो बेलगांव में था। ठीक है, 3 सेशन इस एक ही टॉपिक में आपके आ जाते हैं, याद रखोगे। स्पेशल सेशन में क्या होता है, काकीनाडा सेशन में क्या होता है, स्पेशल सेशन में क्या होता है,
बोल देते हैं कि ठीक है, यू आर द पार्ट ऑफ द कांग्रेस एंड वी एक्सेप्ट योर एजेंडा। यहां पर क्या होता है एनुअल सेशन में कि यस, यू आर ऑथोराइज टू नाउ गो फॉर द इलेक्शंस। तो यहां पर 1924 में स्वराज पार्टी जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठी हुई है, तो यहां पर आपका एक प्रपोजल ये देती है, और प्रपोजल एक अमेंडमेंट होता है, और वो अमेंडमेंट बोलता है कि इंडियंस को ये राइट दिया जाए, इंडियंस को अथॉरिटी दी जाए कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर लें। ठीक है, उससे होगा क्या? होगा क्या? इनका एजेंडा जो है, स्वराज पार्टी का जो एजेंडा है वो फुलफिल हो जाएगा। अब वो एजेंडा में क्या था? एक तो भाई हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, और वो भी धीरे नहीं, स्पीडी मैनर में, तेज चाहिए। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे? धीरे धीरे स्वराज तक पहुंचेंगे। और ये कैसे होगा? कि इसके बीच में जो चीजें होंगी वो क्या होगी? हम ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल लेंगे। हम ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल ले लेंगे। ठीक है, हम प्रोविंसेस में अपना रूल ले लेंगे। कि प्रोविंसेस जो हैं उसमें हमारी ऑटोनॉमी हो जाएगी, और इस तरीके से हम स्वराज को अटेन कर लेंगे। बट होता यह है कि ये अमेंडमेंट का जो प्रपोजल हो जाता है डिफीट हो जाता है, पास नहीं होता है। तो यहां पर एक दूसरा नोटेबल काम ये करते हैं कि एक मुडी मैन कमेटी बिठाते हैं। मुडी मैन कमेटी के बारे में आपको बताता हूं कि यहां पर जो अलेक्जेंडर मुडी मैन, ये उस टाइम होम सेक्रेटरी थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में होम सेक्रेटरी थे, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके मेंबर भी थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी का एजेंडा होता है, जो एम होता है कि 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें जो डायआर्की लगाई थी उसको वापस से देखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए, उसका एक सर्वे किया जाए। तो यहां पर इसके जो इंडियन मेंबर्स आते हैं इस कमेटी के, वो थे तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, शिवा स्वामी अय्यर एंड आरपी परांजे को याद रखोगे। तो यहां पर कमेटी एक साल बाद 1925 में अपनी रिपोर्ट देती है, और रिपोर्ट में बोलती है कि डायआर्की जो आपने लगाई वो बहुत ज्यादा गलत है, आप इसको वापस से रिवाइव, आप इसको हटाओगे या फिर इसकी समीक्षा करोगे। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसकी जो आपने स्ट्रक्चरिंग करी है, कोई भी जब एक्ट बनता है तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्ट्रक्चरिंग भी आपने ऐसी करी है कि इंडियंस के अगेंस्ट वो इंप्लीमेंट हो रहा है, तो आप इसकी स्ट्रक्चरिंग को सुधारेंगे, और उसके लिए आप एक रॉयल कमीशन बिठाएंगे। कौन सा कमीशन बिठाएंगे? रॉयल कमीशन बिठाएंगे। तो यहां पर जो दूसरी इनकी अचीवमेंट थी वो थी कि इन्होंने लेबर पॉलिसी ब्रिटिश की उस टाइम जो थी उसको सुधरवाया। ऑब्वियसली जो वर्किंग आवर्स थे उनको कम कराया, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन में उनको काम कराने की जो थी फ्रीडम दी। प्रोडक्शन टैक्स जो कॉटन पे लगता था उसको हटवाया, और नमक पर जो प्रोडक्शन टैक्स लगता था उसको कम करवाया। आगे आप देखोगे कैसे नमक का जो टैक्स था उसको गांधी जी पूरा ही हटा देंगे जब वो सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, सीडीएम, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, उसको लॉन्च करेंगे, तो इसको हटवा देंगे। तो 1925 में सीआर दास जो थे उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू ओवरवर्क, है ना, बहुत काम कर रहे थे, तो ही वाज टायर्ड एंड ही डाइड इन दार्जिलिंग। तो सीआर दास की डेथ हो जाती है, और ये पार्टी में स्प्लिट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू अब अकेले रह गए जो मेजर वर्कर है पार्टी को, कहां तक उसे संभालेंगे। तो यहां पर दो ग्रुप्स निकलते हैं, स्प्लिट होता है। ठीक है, तो दो ग्रुप निकलते हैं, एक तो होते हैं आपके रेस्पॉन्सिव्स, और एक होते हैं आपके नॉन रेस्पॉन्सिव्स। रेस्पॉन्सिव्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे हिंदू हितों के लिए। ठीक है, वो एक
कम्युनलिज्म का एक आपके एंगल आ जाता है यहाँ पर कि हिंदू हितों के लिए वी कैन कॉम्प्रोमाइज विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट नॉन रेस्पॉन्सिव जो थे उनका एजेंडा अभी भी पुराना था, जो पार्टी का था कि ब्रिटिश के साथ तो कोई ज़्यादा हमें पॉलिटिकल समझौता करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे पार्टी स्प्लिट होती जाती है, कम्युनलिज्म बढ़ती है। इवन 1926 में जो इलेक्शन होता है उसमें जो पार्टी होती है वो फेल हो जाती है। ठीक है, पार्टी आपकी फेल हो जाती है, और क्यों फेल हो जाती है? अपने ही इंटरनल इश्यूज की वजह से। ठीक है, वो हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1926 में जब पार्टी फेल होती है और 1928 में जब पब्लिक सेफ्टी बिल आता है, इसके बारे में भी आपको सेपरेटली मैं बताऊंगा, इसका ये पूरी तरीके से अपोज नहीं कर पाती, और ऑब्वियसली फिर गांधी बोलते हैं कि ठीक है, आपसे जो होना था वो हो गया, अब मैं पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहा हूँ कांग्रेस की, और पार्टी एग्जिस्ट करना बंद हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे किस तरीके से इंडिया में पूरी हवा बदलती है। साइमन कमीशन आता है, लाला लाजपत राय जाते हैं, उसका विरोध करते हैं, और उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तब लॉर्ड बर्किनहेड इंडियंस को चैलेंज करता है कि क्यों ना इंडियंस अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करके दिखाएं। और उसके बाद एक टॉपिक बड़े न्यूज़ जो बड़ा डिस्कशन में आता है वो आता है नेहरू रिपोर्ट। तो आई होप उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।